दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल संसद से हुआ पास, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। ये आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद ये बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल ले लेगा। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर संदेह जाहिर करता रहा और इस बिल का विरोध करता रहा, लेकिन सरकार का यही कहना था कि इस बिल से फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी। राज्यसभा से आज ये बिल तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद भी पास हो गया। बिल पास होने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जरूरी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है। किरण रिजिजू ने बताया कि ये स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से वोटरों का वेरिफिकेशन करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड लिंक करने के बाद फर्जी वोटिंग को रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय कानून मंत्री के मुताबिक इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मतदाता वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक नहीं भी करता है तो भी उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा। इसके साथ ही आधार कार्ड का नंबर देना भी पूरे तरीके से वैकल्पिक होगा। और बड़ी खबर, 10 दिनों में 7 बार यूपी का तूफानी दौरा करेंगे अमित शाह, रामलला के भी करेंगे दर्शन। ये आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 तारीख को उनका यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा। अमित शाह का उत्तर प्रदेश का ये दौरा 4 जनवरी तक चलेगा। जनवरी के पहले हफ्ते में वे अयोध्या जाएंगे। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही शहर में रोड शो में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के इस दौरे के दौरान अमित शाह 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। अमित शाह का रोड शो बरेली, अयोध्या और गोरखपुर में होगा। वो उत्तर प्रदेश के अपने इस दौरे में 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। अमित शाह की एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें 3 ओबीसी विधानसभा क्षेत्र, 2 शहरी क्षेत्र, 1 अनुसूचित जाति जनजाति विधानसभा क्षेत्र और 1 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र होगा। अमित शाह के तूफानी दौरे में 3 रोड शो आखिरी 3 दिनों में होंगे, जो अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में होंगे। अमित शाह जन विश्वास यात्रा के शामिल होने के बाद वो रोड शो करेंगे। संसद सत्र के समाप्त होते ही गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद पड़ेंगे। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले किसानों से माफी मांगकर हत्यारे को कैबिनेट में रखते हैं पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, एक बार फिर सारी की सारी अपोजिशन मिलकर लखीमपुर खीरी के मामले को उठा रही है। हमने ये बार बार कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है, लेकिन प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए न मीडिया अपना काम कर रही और न ही सरकार अपना काम कर रही। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने और उसके बेटे ने किसानों को जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं, एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं और दूसरी तरफ अपनी कैबिनेट में किसान के हत्यारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। इसलिए पूरी की पूरी अपोजिशन एक साथ आई है। राहुल गांधी ने कहा, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे किसान आंदोलन को मिला अखिलेश यादव का समर्थन। ये आपको बता दें कि नोएडा के किसान अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 महीनों से लगातार नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों और प्राधिकरण के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि अब किसान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक वो आमरण अनशन से उठने वाले नहीं है। किसानों का कहना है कि अब या तो प्राधिकरण उनकी मांगों को मानेगा या फिर वो अपनी यहीं पर जान दे देंगे। वहीं किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष भुनाने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान नेता सुखबीर पहलवान से फोन पर बात कर कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो किसानों की हर मांग को पूरी करेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी किसानों के आंदोलन में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि किसान नेता
सुखबीर पहलवान ने कहा कि उनके आंदोलन को जो भी समर्थन देगा वो उसका स्वागत करते हैं। सुखबीर पहलवान ने आगे कहा कि किसानों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपने बच्चों की नौकरी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई छोड़कर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे प्राधिकरण मान नहीं लेता तब तक वो हटने वाले नहीं हैं, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। यदि आप भी चाहते हैं कि प्राधिकरण किसानों की मांगों को माने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पंजाब में किसानों के धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें रद्द, यात्री हो रहे परेशान। ये आपको बता दें कि टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने इस दौरान राज्य से गुजरने वाली सभी रेलवे लाइन पर डेरा डाल दिया है। इस कारण पंजाब से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। कल भी कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी, वहीं कई ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाई, वो भी जहां खड़ी हो गई। आज भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन की कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। इस अव्यवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि वहीं अचानक ट्रेन रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें दूर दराज से आए यात्रियों को उठानी पड़ रही है। कई यात्री तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के इंतजार में स्टेशन पर ही ठंड में रात गुजार रहे हैं। बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों और श्रमिकों से किए गए वादे पूरे न किए जाने से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कई दिनों से नाराजगी जाहिर कर रही थी। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जत्थेबंदी के नेताओं की बैठक न होने से कमेटी और ज्यादा नाराज हो गई, जिसके बाद 20 दिसंबर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने किसान आंदोलन के तौर पर रेल रोको आंदोलन का फैसला किया है। और बड़ी खबर, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने संबंधित बिल लोकसभा में हुआ पेश, अब जल्द ही अमल में लाया जाएगा कानून। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित बाल विवाह निषेध बिल 2021 लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। उन्होंने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थायी समिति को भेजना चाहती है। साथ ही ये भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 2 साल बाद अमल में लाया जाएगा। बिल पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बिल में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंजूरी के 2 साल बाद अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जातियों पर यह कानून लागू होगा। इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा। इस बिल का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में कहा कि यह बिल आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 18 साल की लड़की प्रधानमंत्री चुन सकती है, लिव इन रिलेशन में रह सकती है, लेकिन आप उसे शादी का अधिकार देने से इनकार कर रहे हैं। आपने 18 साल की लड़की के लिए क्या किया है? इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं की कामकाज में हिस्सेदारी सोमालिया से भी कम है। आपको बता दें कि फिलहाल लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने संबंधित बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। और बड़ी खबर, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के विरोध में उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा यह ना तो लड़कियों के हित में है और ना ही समाज के हित में है। ये आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार देते हुए विवाह की आयु तय करने से परहेज करने का आग्रह किया है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जारी एक बयान कहा कि शादी जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन विवाह की कोई उम्र तय नहीं की जा सकती, क्योंकि ये समाज के नैतिक मूल्यों के संरक्षण और नैतिक वचन से समाज के संरक्षण से जुड़ा मामला भी है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इस्लाम समेत विभिन्न धर्मों में शादी के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है। ये पूरे तरीके से माता पिताओं के विवेक पर निर्भर करता है। अगर किसी लड़की के अभिभावक ये महसूस करते हैं कि उनकी बेटी 21 साल की उम्र से पहले ही शादी के लायक है और वो शादी के बाद की अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा सकती है, तो उसे शादी से रोकना क्रूरता है और किसी वयस्क की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी है। इससे समाज में अपराध बढ़ने की भी आशंका है। बोर्ड महासचिव ने कहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना और निर्धारित उम्र से पहले विवाह करने को अवैध घोषित किया जाना ना तो लड़कियों के हित में है और ना ही समाज के हित में है, बल्कि इससे नैतिक मूल्यों को
गंभीर नुकसान पहुंचेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी और 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास कर दिया। प्रधानमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना के तहत भी 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव और बिना किसी पक्षपात डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल थी। बेटियां भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब लोग देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने ठान लिया है कि अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देंगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा, जो सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि बेटियां कोख में ही ना मारी जाएं, वो जन्म लें। इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। और ये बड़ी खबर, बैंकों के निजीकरण पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, आम आदमी के बेटे को नौकरी कौन देगा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने जहां एक और बैंकों के निजीकरण का जमकर विरोध किया तो वहीं दूसरी ओर निजी कंपनियों पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में केवल मैं खड़ा था, बाकी किसी भी सांसद की हिम्मत नहीं हुई। बरेली के बहेड़ी में अलग अलग गाँव के निरीक्षण पर पहुंचे वरुण गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो जो 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे उनको दोबारा रोजगार कौन देगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा। अगर बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरपोर्ट, एयरलाइन सब बिकेंगे तो आम आदमी के बेटे को नौकरी कौन देगा। आज एक आम आदमी नौकरी के लिए जाता है तो उससे उसकी काबिलियत नहीं पूछी जाती, उससे कहा जाता है आप रिश्वत कितनी दोगे, आप किसकी सिफारिश लेकर आए हो, और इससे हमारा देश दीमक की तरह कमजोर होता है। आने वाले समय में एक आम आदमी को रोजगार ढूंढने में काफी दिक्कत आएगी। बीजेपी सांसद ने कहा कि किसानों का जब आंदोलन हुआ तो केवल वरुण गांधी ही बोला और कोई सांसद हिम्मत नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हर आदमी केवल अपनी राजनीति देख रहा है, देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश की दशा और दिशा के बारे में सोचें। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी की प्रयागराज रैली में जुटी भीड़ को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की योगी सरकार की शिकायत। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयागराज में हुई जनसभा को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर बीजेपी सरकार पर सरकारी मशीनरी और जनता के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज प्रयागराज में हुई जनसभा में जबरन भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों और आरटीओ के माध्यम से बड़ी संख्या में प्राइवेट बसों से लोगों को सभा स्थल तक पहुंचाया गया। एक दिन पहले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ब्लॉक स्तर पर परिवहन निगम और प्राइवेट बसों को लगा दिया गया और लोगों को कार्यक्रम स्थल ले जाया गया। आपको बता दें कि नरेश उत्तम पटेल ने अपने पत्र में आगे लिखा कि प्रधानमंत्री की सभा में जबरन भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश बीजेपी सरकार ने सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग किया है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ ही दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी की चुनावी तैयारियों में लगातार उत्तर प्रदेश में जनसभा रैली कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी तंत्र और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को तत्काल सख्त निर्देश दे, जिससे कि सरकारी मशीनरी और धन के दुरुपयोग पर रोक लग सके।
और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा 47 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी समाजवादी पार्टी। ये आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी अपना 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में अभी तक 400 से अधिक सीटों पर जीतने का दावा करने वाले अखिलेश यादव अब पूर्ण बहुमत की सरकार पर आ गए हैं। आने वाले दिनों में सपा की करारी हार होने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा के महिलाओं को 40% आरक्षण की बात करने के बाद बीजेपी के बैकफुट आने वाले सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले जहां पर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां पर कुछ करके दिखाएं, तब शायद कोई बात बने। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्तिकरण बनाने में बड़े कदम उठाए हैं। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले मैंने चाचा को साथ लिया तो होने लगी जांचें, नहीं डरते समाजवादी। ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा की विजय रथ यात्रा लेकर मैनपुरी पहुंचे हैं। यहाँ के क्रिश्चियन मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा नेताओं के यहाँ पर आयकर विभाग के छापों पर अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव को साथ लिया तो जांचें होने लगी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपनी हार दिखाई देने लगी है, इसलिए दिल्ली से जांच अधिकारी भेजे हैं, लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। सपा मुखिया ने कहा कि किसानों ने लॉकडाउन में काम कर देश की अर्थव्यवस्था बचाई है। सपा सरकार बनने पर किसानों के हित में काम होगा, जिनकी नौकरी छीनी गई है उन्हें सम्मान मिलेगा। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा की सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। इन्होंने 100 नंबर को 112 नंबर कर पुलिस का कबाड़ा कर दिया। भाजपा के लोग गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। इस सरकार ने खाद की चोरी की है। ये उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी सरकार है, सिर्फ नाम और रंग बदलने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री योगी बताएं कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों के यहां पर बुलडोजर कब चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे अधिक माफिया भाजपा में है, पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। सपा मुखिया ने कहा कि हम सब जातीय जनगणना चाहते हैं। सपा की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराकर सबको आबादी के अनुसार हक दिलाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।